स्टोरी होती है और वो स्टोरी सिर्फ बिजनेस की नहीं होती, हार्ड वर्क और विजन की होती है। एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ अब मिलने जा रहे हैं डॉक्टर प्रियंका मैम से। हेलो मैम, वेलकम इन माय पॉडकास्ट। और मैं जब आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी, मेरे कॉलेज में मिली थी, आप स्पीकर थे और मैं वहाँ पर आपको सुन रही थी, ऑडियंस थी। बट आज मैं आपका पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत प्राउड मोमेंट है। थैंक यू सो मच, वी आर प्राउड ऑफ यू प्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट पॉडकास्ट। एंड आई फील मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपकी पहली पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आ रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई होप दैट योर पॉडकास्ट ग्रोज। थैंक यू मैम। अगर आप अपने बारे में बताना चाहो कि व्हाट इज प्रियंका, तो आप क्या बताएंगे? ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन। और पहले कभी किसी ने मुझसे ये पूछा नहीं, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी प्रिया। प्रियंका क्या है? तो प्रियंका इज अ वेरी टारगेट ओरिएंटेड वर्कोहॉलिक पर्सन। मैं बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग विमेन की तरह देखती हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता है और मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। कोई भी टारगेट दुनिया का ऐसा नहीं है जो मैं अचीव नहीं कर सकती हूँ, एंड आई हैव दैट स्ट्रेंथ। प्रियंका इज़ अ मल्टीटास्कर बिकॉज मुझे लगता है कि मैं दुनिया के 100 काम एक साथ उठा के और कोशिश कर सकती हूँ कंप्लीट करने की, और मैं मोस्टली 99% काम में सक्सेसफुल भी होती हूँ। प्रियंका इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड टू दोज हु आर रियल बाय हार्ट। जो लोग सच्चे हैं और सीधे हैं और जो उनके मन में है वही मुंह पे है और बनावटी नहीं है, वो सभी प्रियंका के दोस्त हैं और मैं प्रियंका उनकी दोस्त है। सो आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन टू एवरीवन हु इज वेरी ओपन हार्ट एंड नेचुरल। एंड प्रियंका इज ऑल्सो अ फिटनेस फ्रीक। मुझे ऐसा लगता है कि जब फिजिकली आप फिट होते हो तभी आप मेंटली और बाय हार्ट ऑल्सो यू बिकम स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। वो तो देखा है मैंने कि आप फिटनेस को काफी प्रायोरिटी देते हो, और वर्किंग लाइफ और फिटनेस को सब बैलेंस करना कैसे क्या कर पाते हो आप? तो एक्चुअली प्रिया, जब इनिशियल ईयर्स थे वायु के या उसके पहले मैं जॉब में थी, आई वाज अ प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग। तो तब उस टाइम पे मैं फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं देती थी। फिटनेस मेरी लाइफस्टाइल का पार्ट ही नहीं था और मुझे लगता था कि ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कभी भी बचपन में भी स्कूल टाइम में भी मैं ज़्यादा डांस, आर्ट, म्यूजिक इसमें ज़्यादा इंक्लाइन थी। मैंने कभी स्पोर्ट्स को टच नहीं किया। बट जब बिजनेस मेरा वायु स्टार्ट हुआ 2015 में और इनिशियल ईयर्स बहुत स्ट्रगल के होते हैं, तो मेरा पूरा टाइम उसमें जा रहा था। और एंड देन आई रियलाइज्ड समवेयर अराउंड 2019-20 लॉकअप जब हुआ था, जब कोविड लॉकडाउन हुए थे, तो उस टाइम पे आई फेल्ट कि उसके बाद में मेरे को 2 बार आई वेंट थ्रू कोविड, तो लंग्स वीक हो गए और फिर मुझे लगा कि मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रही हूँ और मेरा वेट भी बढ़ता जा रहा है। दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई थॉट कि मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने योगा ट्राई किया, तो मुझे लगा कि नहीं, योगा तो मेरी एनर्जी को लो कर रहा है, एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसकी जो मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी हमेशा 100-200% हाई रहनी चाहिए बिकॉज आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। तो मैंने योगा छोड़ा, कई चीज़ें ट्राई करी, एंड देन फाइनली आई फाउंड हैप्पीनेस इन जिम एंड जुम्बा। सो अब वो मेरी लाइफ का पार्ट हो चुके हैं। जिस दिन मैं जिम नहीं करती हूँ उस दिन मेरी एनर्जी लेवल लो हो जाती है। एंड माई हस्बैंड एंड माई फाउंडर एंड पार्टनर इन लाइफ एंड पार्टनर इन ऑफिस प्रणव जी कहते हैं तुम जरूर जिम किया करो, बिकॉज जिस दिन तुम नहीं करती हो उस दिन तुम्हारा मूड फ्लक्चुएशन और गुस्सा बहुत पीक पे रहता है। तो आई थिंक सर कि आप जुम्मा जाओ तो आप मुझे खुश कर पाओगे, लाइक एक्चुअली यस। सो ही फील्स कि मेरी एनर्जी अच्छे से यूटिलाइज हो, कि मेरी एनर्जी जब सही रहती है ना, then I work nicely and I'm a better person than not going to gym and then doing चिट दिन भर। तो मुझे लगता है अब वो मेरी जिंदगी का पार्ट है, इट इज एसेंशियल फॉर माई लाइफ। तो मैं अगर ट्रैवल भी करती हूँ, आई इंश्योर कि होटल में जिम हो और मैं सुबह जाके घर में जिम करती हूँ। मतलब इतनी लाइफ को बैलेंस करके चलना, मतलब किसी को मुझे लगता है जरूरी है प्रिया। बिजनेस नहीं बल्कि एंड स्पेशली फॉर लेडीज ना अपने आप में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हैं और घर भी देखती हैं, बच्चे भी, हस्बैंड भी, काम भी, करियर ओरिएंटेड है। तो
तो जब आप इतने मल्टी फेसेड होते हो और इतनी सारी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप खुद को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हो, स्पेशली विमेन। अपनी लाइफ को पीछे कर देते यस, हैं। तो जब आप अपने आप को इग्नोर करते हो तो सबसे पहली चीज जो आप छोड़ देते हो कि यार ठीक है यार, मैं फिट ही हूं ना, मुझे अगर कोई बीमारी नहीं है तो मैं फिट हूँ। लेकिन मुझे लगता है बीमारी इज एक्सट्रीम केस। अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो और अगर आप फिट हो, अगर आप रोज जिम जा रहे हो, तो आप हैप्पी हो, आप happy तो हो तो दूसरों को- ऑटोमेटिकली दूसरों को भी खुश रखोगे और आपको भी कम हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो हेल्थ इशू का वेट नहीं करना चाहिए, उसके पहले ही फिटनेस की जर्नी में एंटर। हमारी ऑडियंस को इससे सीखने को मिलेगा मैम कि आपकी जर्नी तो वैसे ही इंस्पायर है और इसके साथ साथ आप फिटनेस को भी इतना इम्पोर्टेंस देते हो। थैंक यू, आई रियली वांट, इनफैक्ट मैं बहुत सारे मेरे जिम के जब रील्स डालती हूँ इंस्टा पे, मेरे पेज पे, मुझे बहुत सारे मेरे जानने वाले बोलते हैं कि हाँ हमने तेरी इंस्टा रील देखी, हमने जिम। मुझे लगता है मैं वो रील डालती उन्हीं लेडीज के लिए हूँ कि जो नहीं जा रही है, फिटनेस को ध्यान नहीं दे रही है, अपना हेल्थ का ध्यान नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि वो इंस्पायर हो और मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आते हैं। मैम मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आप हस्बैंड वाइफ दोनों बिजनेस करते हैं जी। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप कैसे मैनेज करते हो? मैं, प्रणव और मेरी 2 डॉटर्स हैं। हम 4 लोगों की फैमिली है, मेरे लॉज भी हैं। Okay. और मैनेज तो क्या है, मुझे लगता है कि मैं, सभी को आदत है कि मैं हमेशा से काम करती रही हूँ, बाहर रहती हूँ, सोशली भी बहुत एक्टिव हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। तो मेरे बच्चे भी और मेरे परिवार के लोगों ने भी इसी चीज को एक्सेप्ट किया है और उनको मालूम है कि प्रियंका की खुशी इसमें है कि वो घर से बाहर निकलकर काम करे, बिकॉज मैंने बहुत अचीव भी किया लाइफ में उसकी वजह से। तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और स्पेशली मेरी डॉटर्स के लिए मुझे ऐसा हमेशा से लगा कि जिनकी बेटियां होती हैं उन माओं के ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैंने वो रोल मॉडल या आदर्श सेट करने के लिए हमेशा काम किया और बच्चों को यही बोला कि इतना तो करना है, इतना तो कमाना है कि कभी किसी का मुंह नहीं देखना पड़े कहीं जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए या कुछ चॉइसेस के लिए या शॉपिंग के लिए। सो आई थिंक वो सारी चीजें मेरी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, बिजनेस को, सबको सेट करती है, मैनेज करती है। सो that's how I'm managing it. आपने काफी अच्छे से मैनेज किया है फैमिली बिजनेस दोनों को। Thank you so much. ओके मैम, तो अब अपन चलते हैं वायु आपने कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि मैंने आपकी जर्नी देखी है तो उसमें आपने अपनी घर बेच के आपने वायु को स्टार्ट किया तो क्या, कैसे, क्या था स्ट्रगल, आप शेयर करिए। सो बेसिकली स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगी प्रिया, लर्निंग्स थी। जिंदगी ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हमको, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड प्रणव जी, हम दोनों ने मिलके वायु शुरू किया। वायु बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है एयर कूलिंग सिस्टम में। तो ये एक एसी और एयर कूलर्स के बीच का प्रोडक्ट है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। प्रणव सर ने इसको इन्वेंट किया, फिर हमने इसको पेटेंट कराया और 2013 में ये जर्नी शुरू हुई जब प्रणव जी ने बोला कि उनको एक खुद का ब्रांड खड़ा करना है वायु के नाम से। और उनकी सोच बहुत सीधी थी और बहुत सटीक थी कि वायु हैज टू बी अ मल्टीनेशनल ब्रांड फ्रॉम डे 1। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी मुझे ज्वाइन करो, क्योंकि मैं तब तक एक प्रोफेसर थी मार्केटिंग की और मेरी पीएचडी हो चुकी थी एंड आई डिडंट वांटेड टू ज्वाइन बिकॉज मैं एकेडमिक्स बहुत एंजॉय करती थी। आज भी मुझे बच्चों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने पहले मना किया कि मुझे नहीं ज्वाइन करना है वायु, या मुझे बिजनेस नहीं करना है बेसिकली, बिकॉज ये मेरी नहीं, मुझे लगता है हर सर्विस क्लास जो मेंटालिटी होती है ना, उसकी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग, प्रॉब्लम बोलो या ठीक है, ये जीने का एक तरीका होता है कि हर महीने सैलरी आएगी और हम उसको स्पेंड करेंगे और अकॉर्डिंगली कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। तो मैं बहुत कंफर्ट में थी, लेकिन फिर प्रणव जी ने मुझे एक बात कही कि जो तुम मेहनत अपने ऑफिस में करती हो या सर्विस में करती हो, अगर वही मेहनत तुम खुद के लिए करोगी तो स्काई इज गोइंग टू बी द लिमिट फॉर यू प्रियंका। बिकॉज मैं वहाँ पर भी बहुत मेहनत करती थी, मतलब कॉलेज में लेट आवर्स रुकना, सारे कल्चरल इवेंट्स उठा लेना, सारे मुश्किल काम उठा लेना। सो ही सेड यू डू इट फॉर योरसेल्फ। और मुझे लगा, पहले मैंने कहा मैं आधे टाइम आऊँगी, तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी थी जिसमें वो जीत गए। आधे टाइम में मुझे लगा कि मुझे और चाहिए, बिकॉज उन्होंने मुझे लीड करने की अपॉर्चुनिटी दी। मैं ये कहना चाहूँगी आपके शो के थ्रू कि इट वॉज प्रणव, इट वॉज माई हस्बैंड हु गेव मी दिस स्ट्रेंथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये कंपनी है, ये शुरू करनी है और इसको एक मल्टीनेशनल ब्रांड बनाना है। और जब
उनका कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, तो मेरे पास में आगे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा कि मुझे इसको अच्छे से करना है। मैं 100 में से 99 भी परफॉर्म नहीं करूंगी, मैं 100 में से 120 परफॉर्म करूंगी। तो वो परफॉर्मेंस लाने के लिए जब मैंने टाइम देखा तो मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी, मेरा समय बढ़ने लगा बिजनेस में। फिर मैंने जॉब क्विट किया और कंप्लीटली अपना 100% दिया। और 2015 में हमने कंपनी फॉर्म की, दोनों ने मिलके साथ में। इनिशियली कैपिटल नहीं था क्योंकि सर्विस क्लास से थे, प्रणव जी भी जॉब में थे मल्टीनेशनल कंपनीज में, यस। सो वो वहाँ जॉब करते थे। तो हमारी जो सेविंग्स थी, जो एक सर्विस क्लास की होती है, हमारा घर था जिसे मैंने बनाया था, टाइल चूज की थी, लकड़ी चूज किया था, सब कुछ चूज किया था। इनिशियली बहुत बात करती थी तो बहुत दुखी होती थी, पर उस टाइम पे प्रणव जी ने एक बात कही थी कि आज तुम अपना घर बेच रहे हो वायु के लिए, एक दिन वायु तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाएगा जो महल जैसा होगा। सो with that promise in heart, and also जब मैं काम करने लगी तो मुझे लगा कि हाँ एक्चुअली मैंने बहुत अच्छा किया। और वायु के पीक टाइम में हमने घर की जगह फैक्ट्री खुद की बनाई। सो इस तरीके से जर्नी शुरू हुई और कुछ प्लॉट्स भी थे, जितना भी था। सो वी आर बेसिकली बूट स्ट्रैप्ड कंपनी। ये कॉन्सेप्ट बाद में आया बूट स्ट्रैप्ड वाला, बल्कि 2015 में स्टार्टअप का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, 2018 में आया। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखी अपनी जर्नी में, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर सीखता ही है और हर रोज के स्ट्रगल्स होते हैं, बट वो स्ट्रगल एक्चुअली लर्निंग होती है, बिकॉज आप हर बार एक प्रॉब्लम को झेल के कुछ सीख के और आगे बढ़ते हो। So में सर ने आपको बहुत सपोर्ट किया। ऐसे तो बोलते हैं कि हस्बैंड की सक्सेस के पीछे वाइफ का हाथ होता है, बट यहाँ पे वाइफ की सक्सेस के पीछे हस्बैंड का हाथ 100% है। आई वुड लाइक टू गिव 100% क्रेडिट टू माई हस्बैंड। बल्कि वो बोलते भी हैं और मैं इसको मानती भी हूँ कि एक उम्र तक आपके पिता आपके मेंटोर होते हैं और आपके गाइड होते हैं, वो आपको बड़ा करते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा किया और उड़ान दी एक नई, और एक कॉन्फिडेंस की ये काम आप ही कर सकते हो। ये आज भी वो एक टारगेट अचीव होने के बाद बोलते हैं अगला ये करना है प्रियंका और ये तुम कर सकती हो। सो देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस ऑन मी। मैम वायु के बारे में बात करते हैं। वायु क्या है, आप ब्रीफ में समझाएंगे थोड़ा? सो बेसिकली वायु एक टेक्नोलॉजी है और हम लोग इनोवेटिव एयर कूलिंग सिस्टम्स में डील करते हैं प्रिया। सो वायु टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव है एयर कंडीशनर्स का, जिसे हम वायु एयर हैंडलिंग यूनिट के नाम से मार्केट में लॉन्च किए हैं। और ये 80% एनर्जी एफिशिएंट है। तो ये बाहर के टेम्परेचर से 20 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप अंदर डिलीवर करता है फ्रेश एयर के साथ में, और साथ ही 80% तक एज कंपेयर टू एनी एयर कंडीशनर पावर सेविंग भी करता है। सो एक हमारा वायु एयर हैंडलिंग यूनिट है, और दूसरा हमारा अभी एक रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, और इनफैक्ट अभी हमने उसको प्रॉपर्ली मार्केट में लॉन्च भी नहीं किया है, इंट्रोड्यूस नहीं किया है, विच इज़ वायु वाइब्रेनियम। अब वाइब्रेनियम इज एन एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर्स की प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप बड़े एरियाज में कोई भी बड़े एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स VRVs लगाते हैं तो उनकी पावर कंजम्पशन बहुत हाई होती है। सो हमने एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिससे आप 28.5 टन के पैकेज यूनिट की जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करके 8.5 TR में 8.5 किलोवाट के कंजम्पशन पर ऑपरेट कर सकते हो। तो आपका पूरा एयर कंडीशनिंग का लोड कम हो जाता है। सो बेसिकली बड़े एरिया के लिए वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपकी पावर सेविंग के साथ में आपको एयर कंडीशनिंग का इम्पैक्ट देगा। सो दैट इज वायु वाइब्रेनियम। सो ये दो टेक्नोलॉजीज के साथ में हम वायु ब्रांड को मार्केट में खड़ा कर रहे हैं। मैम आपने रशिया में भी इंट्रोड्यूस करवाया? यस। सो बहुत इनिशियल ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको रशिया अपनी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए भेजा था एज एन इंडियन एम्बेसडर, और वहाँ पर जाकर हमने वायु टेक्नोलॉजी को शोकेस किया था रशिया में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। सो दैट वाज इनिशियल इयर्स ऑफ आवर वायु जर्नी दैट वी डिड इट। तो मैम आपकी वायु डिफरेंस कैसे है दूसरी टेक्नोलॉजी? तो यूजुअली कूलर जैसे काम करती है तो वो सिर्फ इवेपोरेशन पे काम करती है कि पानी पैड पे आया और इवेपोरेट हुआ वाटर वेपर्स के फॉर्म में, क्योंकि गर्म हवा उससे कांटेक्ट में आई और फिर एक 4 डिग्री से 5 डिग्री का ड्रॉप आ जाता है बाहर की टेम्परेचर से और वो डिलीवर हो जाता है। वायु में बेसिकली हमने एक सॉफ्टवेयर लगाया है जिससे हम सबसे पहले तो हमारी टेक्नोलॉजी से हम पानी को ठंडा करते हैं हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल से ठंडा पानी, फिर हम एक सॉफ्टवेयर से कंट्रोल्ड वे में पैड पे गिराते हैं ताकि एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी अंदर नहीं आए, क्योंकि कूलर में चिपचिपाहट होती है बारिश में,
वायु में हम उसी को कंट्रोल करते हैं ताकि जो बाहर लेवल है फ्रेश एयर का वही अंदर डिलीवर हो सके और पावर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि बेसिकली 24 डिग्री ग्रीन टेम्परेचर है, सभी को उसी में बैठना चाहिए। सो वो ग्रीन टेम्परेचर वायु डिलीवर करती है। और वाइब्रेनियम एनर्जी एफिशिएंसी के लिए पॉपुलर होगा क्योंकि एयर कंडीशनिंग का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली फैक्ट्रीज में या बड़े पंपिंग स्टेशंस में या बड़े एरियाज में, तो वहां पर एयर कंडीशनिंग के लोड को वो कम कर देगी वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी। सो ये वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। एसी और कूलर का सोल्यूशन निकाला है। यस, सो एसी और कूलर दोनों ही से अगर आप परेशान हो तो इसका ओके। ये सबको सीखना चाहिए कि अपनी वाइफ कुछ करना चाहती है तो हस्बैंड को हमेशा खड़ा होना चाहिए। और प्रिया, ये बात बिल्कुल सही है कि हस्बैंड को होना चाहिए, और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल ना वाइफ या विमेन का होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने खुद के आइडिया पे। मुझे लगता है जहां फेलियर आता है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, तो शायद एक बार खुद के ऊपर चेक मारो कि क्या आपने अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया कि मैं ये कर रही हूँ, इसका पर्पस ये है, इससे मैं ये अचीव करना चाहती हूँ। वो जो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस जिसके साथ आप घर में बात करते हो अपने काम के बारे में, वो ये कॉन्फिडेंस दिलाता है आपके पिता में या पति में कि हाँ, इनको ये करने देना चाहिए। या क्योंकि देखिए ये सारी लेवल में समझाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि प्रिया मुझे लगता है पीछे जो भावना होती है ना वो ये होती है कि सेफ रहे मेरे घर की लड़की या बेटी या बहू या पत्नी। तो वो सेफ्टी, प्यार, मुझे लगता है वो कोर होता है इस चिंता के। जब बोला जाता है कि मत करो, क्योंकि उनको चिंता होती है कि नहीं कर पाएगी, इसमें कैपेबिलिटी नहीं है, ये वीक है, या उसको दुनिया की समझ नहीं है। तो मेरे केस में हालांकि प्रणव जी ने हमेशा मुझे ऐसा कहा कि अगर मुझे कुछ करना था, जैसे मुझे एक बार इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करनी थी, तो इन्होंने मुझे रोकने की जगह, क्योंकि उनको मालूम था रोकेंगे तो और जोर से करूंगी, तो उन्होंने मुझे बोला करके देखो। तो जब मैंने ट्राई किया, फिर मुझे लगा नहीं, मैं इंडिया में ये काम नहीं कर सकती हूँ, इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी। तो उन्होंने मुझे करके और हार भी देखने दी और जीत भी देखने दी, और फिर मैंने अपनी राह खुद बनाई। सही है मैम। तो मुझे लगता है कि ये एक लेडी के अंदर है कि वो अपनी राह खुद बनानी पड़ती है, अपनी चीजों को खुद एक्सप्लेन करना पड़ता है सामने वाले को। और मुझे लगता है ये लेडी के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हो और सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिला पाते हो। क्योंकि जब आप, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपका खुद का कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप अपने घर वालों को और अपनों को जो आपके बारे में चिंता करते हैं मना पाते हो, तो दुनिया को तो मना ही लोगे, क्योंकि पहला सेल भी तो दुनिया से ही आएगा ना। सो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। हस्बैंड्स तो आपकी खुशी चाहते हैं या पिता भी आपकी खुशी चाहते हैं, वो नहीं मना कर रहे हैं क्योंकि आपके बोलने में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। सो इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अब चलते हैं मैम आपके सक्सेस के बारे में। आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस है, आप शेयर? सो जब मैं वायु हमने जर्नी शुरू की थी ना प्रिया, तो कंपनी नहीं थी और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में गई थी किसी मीटिंग के लिए, और मैंने वेटिंग एरिया में देखा था उनका बहुत बड़ा अवार्ड का कंसोल था, बहुत सारे अवार्ड्स रखे थे। तो मैंने उस दिन प्रणव जी को कहा था कि देखो, मैं जल्दी से ना अपने ऑफिस का भी अवार्ड का ऐसा कंसोल बनाऊंगी कि जगह कम पड़ेगी। ये 2016 की बात है। और उसके बाद से एक निर्णय मैंने और प्रणव ने किया था, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हो ना, आपको बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते हैं कि यहाँ पे मैडम एंट्री फीस लगेगी, या हम पब्लिश करेंगे आपका आर्टिकल और ये खर्चे होंगे और हम आपको अवार्ड भी देंगे। तो हमने उस दिन एक पॉलिसी बनाई थी कि कभी भी अगर किसी भी अवार्ड फंक्शन में कुछ पैसे देने होंगे तो हम ऐसे अवार्ड फंक्शन को नहीं, इग्नोर कर देंगे, हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसे अवार्ड्स जहाँ पे कि एप्लीकेशन फाइल करना है, इंटरव्यू देना है, स्ट्रगल करना है और फिर जीतना है उस अवार्ड को, ऐसे ही अवार्ड्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज की डेट में मेरे कंपनी के जितने अवार्ड्स हैं या मेरे जितने अवार्ड्स मुझे मिले हैं, वो हमारी क्रेडिबिलिटी पे मिले हैं, हमारे काम की वजह से मिले हैं, हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट की वजह से, वायु की वजह से मिले हैं। कोई भी अवार्ड इसलिए नहीं मिला है क्योंकि हमने कहीं पर कोई एंट्री फीस दी हो। तो हम बहुत लोगों को मना करके नाराज़ भी करते हैं कि हम आपके अवार्ड फंक्शन में नहीं आ पाएंगे। और तो उस तरीके से हमने अवार्ड्स के लिए फ़ाइट किया, और मुझे नीति आयोग 2020 ये जो अवार्ड मिला था, पूरे इंडिया से बहुत सारी महिलाओं ने फ़ाइट किया था उसमें, और कई सारे राउंड्स हुए थे, और भारत सरकार के खर्चे पे मैं दिल्ली ट्रैवल करके जाती थी। वो अवार्ड बहुत दिल के करीब है।
फिर मुझे राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने केवल इंडिया से 20 महिलाओं को बुलाया था मिलने के लिए, मैं उनमें से थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड और अचीवमेंट्स वायु को मिले। हमें इशरे एक सोसाइटी है हमारी हीटिंग रेफ्रिजरेशन की, उसने हमें सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था। तो बेसिकली ये सारे अवार्ड्स हमारी मेहनत के और हमने जो काम किया और अचीव किया और जो हमारा इनोवेटिव प्रोडक्ट है वायु, उसके वजह से मिले हैं। सो ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं और मुझे बहुत पसंद है। और मैं आज की डेट में टचवुड इतने सारे हैं कि सब अलमारियां भर गई है और वो मेरी बात सच हो गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट बहुत सारे अवार्ड आ गए। यस, और अभी आने हैं। The journey is still on. मैम आप 10x स्पीकर भी रह चुकी है, उसके बारे में क्या बताएंगे? सो मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ प्रिया, और मेरी लाइफ की कुछ बकेट लिस्ट है, उसमें से एक विश थी TEDx स्पीकर होना, बिकॉज मुझे बोलना बहुत पसंद है और मैं स्पॉन्टेनियस ज़्यादा अच्छी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कभी भी आधी नींद में भी उठा के बोला जाए कि इस टॉपिक पे बोलना है तो मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ। तो मुझे TEDx स्पीकर का एक जो बोलते हैं ना, एक लेबल चाहिए था कि दैट प्रियंका मोक्षमार इज अ TEDx स्पीकर। और वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जब मेरी फ्रेंड चानी त्रिवेदी श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट में उसने ऑर्गेनाइज किया था TEDx का, उसको लाइसेंस मिला था। तो शी थॉट मी गुड इनफ टू बी पार्ट ऑफ इट, और मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड आई रियली एंजॉयड बीइंग ऑन दैट स्टेज एंड प्लेटफॉर्म, एंड हेंस आई एम अ TEDx स्पीकर नाउ। ओके मैम, इतनी सारी जर्नी में मैम कभी आपको लगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है? छोड़ देते नहीं लगा। बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आए बिजनेस में या लाइफ में कि जब ऐसा लगा कि बहुत हो गया अब मुझे ये नहीं करना है, या मतलब मुझे अब मैं अब और स्ट्रगल नहीं करूंगी, या मुझे तो अब ये अचीव कर इतना चाहिए ही। तब वो मोमेंट्स आते हैं, फिर मैं निकल जाती हूँ घर से, या उस मोमेंट से मैं निकल के या तो मैं अपने फ्रेंड्स के पास मिलने चली जाती हूँ, या मैं जिम चली जाती हूँ, या मैं अपनी एनर्जी लेवल को हाई करती हूँ। तो मेरे एनर्जी लेवल हाई करने की 2-3-4 अपॉर्चुनिटीज हैं, तरीके हैं। सो या तो मैं वर्कआउट कर लूँ, और या मैं अपनी फ्रेंड्स से मिल लूँ और बैठ के बातें कर लूँ, और या फिर मैं कोई किताब पढ़ लेती हूँ। मैं अपने आप को वापस मोटिवेट कर लेती हूँ, गेयर अप कर लेती हूँ। मैं ऑफिस आना, मुझे काम करना बहुत पसंद है, तो मैं रुक के बहुत सारे काम खत्म कर लेती हूँ, उससे भी मुझे वापस से मोटिवेशन आता है। तो मुझे लगता है मैं रुकती नहीं हूँ, वो मेरा मोटिवेशन है। मैम आपने बुक के बारे में बात की, और रिसेंट में आपका आर्टिकल भी देखा था मैंने बुक के बारे में, तो अभी उस बुक के बारे में बताइए कि आपको उससे क्या सीखने को मिला और आप क्या चीज़ फॉलो करते हैं? उस बुक के बारे में तो मैं लिख चुकी हूँ, मैंने वो किताब पढ़ी थी, और मुझे मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं। तो मुझे गजेंद्र जी हैं, उन्होंने कॉल किया कि मैम आपने कोई किताब पढ़ी है क्या, तो उसका रिव्यू चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर। तो मैंने रिसेंटली मैं काफ़ी किताबें पढ़ती हूँ, और किताबें मैं रात में सोने से पहले पढ़ती हूँ, और सुबह कोशिश करती हूँ जब टाइम रहता है तो सुबह भी मैं एक चैप्टर निपटाऊँ। उससे मुझे एक पॉजिटिव थॉट, मेरी जो प्लानिंग लेवल है वो बड़ी सटीक हो जाती है। और वो मुझे एक बोले ना फूड फॉर थॉट जैसा काम करता, तो मेरे दिमाग के लिए वो खाना है, तो वो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो वो किताब तो मैंने पढ़ी थी, लेट देम, जिसमें ये कहा गया था कि आपके एक्शंस आपके खुद के होने चाहिए, और किसी और को क्या करना है उनको करने दो, बिकॉज दैट्स देयर लाइफ। उनके वजह से आप अगर दुखी हो रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। सो वो उस बुक का सार था, और मैं उसको फॉलो भी करती हूँ। और अभी बहुत सारी किताबें, अभी जैसे मैं अनपोस्टेड लेटर पढ़ रही हूँ, TT रंगाराजन ने लिखा है। तो आपको क्या लगता है मैम, बुक्स पढ़नी चाहिए? 100% पढ़नी चाहिए। इट इज़ टफ। मैं भी पहले बहुत किताबें नहीं पढ़ पाती थी, मैं सिर्फ क्योंकि प्रोफेसर थी तो मार्केटिंग रिलेटेड बुक्स पढ़ती थी। लेकिन मैंने ये जर्नी में जब एंटर हुई तब मुझे बहुत टफ लगता था प्रिया कि मैं किताब कैसे ख़त्म करूँगी। मैं किताबें खरीदती थी लेकिन पढ़ती नहीं थी। फिर
मैंने एक बुक उठाई और उसको रीड किया और मैंने ये एक वो बनाया टारगेट कि ये मुझे इस दिन तक खत्म करनी है। Okay. तो जब मैंने वो टारगेट लिया, तो टारगेट लेती हूँ तो कंप्लीट करना ही है। तो जब मैंने उसको पूरा पढ़ा तो मैंने कहा कब पढूं, दिन भर तो ऑफिस में हूँ, तो मैंने कहा रात में सोने से पहले पढ़ूंगी। तो मैंने मेरे बेड के पास में लैंप लगवाया Okay. और फिर मैंने उसको पढ़ा था कि जब नींद आए तो उसको बंद करके रखा जा सके। तो जब ये व्यवस्थाएं बना ली तो बुक कंप्लीट हो गई। फिर मुझे मजा आने लग गया। फिर मैं बहुत, अगर कोई रीडिंग क्लब है तो मैं उसका पार्ट बन जाती हूँ, तो वो वहाँ पे एक किताब उठाई जाती है, मेल रॉबिन्स की किताब वहीं उठाई गई थी। और फिर आप मालूम होता है 1 महीने बाद उसके रिव्यू होगा, तो आप पढ़ लो अच्छे से, तो आप बोल पाओगे। तो ये सब तरीकों से मैं अपने आप उस किताबों की दुनिया में घुसी। और अब तो मुझे बहुत, मतलब मुझे एक्साइटमेंट होता है बुक्स खरीदने में। जब मैं बुक स्टोर में जाती हूँ तो मुझे लगता है मुझे ये भी लेना चाहिए, ये भी लेना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए। और मैं घंटों बिता सकती हूँ बुक स्टोर पे। मुझे लगता है किताबें पढ़ना चाहिए, वो आपकी गुरु होती है। वो बहुत साइलेंटली आपको एक ना दूसरी दुनिया में ले जाती है। मैंने एक किताब पढ़ी थी किसी रानी के ऊपर, एंड जब वो कहानी उनकी चल रही थी ना, तो मैं उनकी दुनिया में, ऐसा लग रहा था कि मैं उनके घोड़े पे हूँ, उनके साथ में हूँ, मैं उनके महल में हूँ, मैं उनके कपड़े फील कर पा रही हूँ, मैं वो सो इट टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड। सो अगर आपको, जैसे आपको हॉलीडे से मजा आएगा, वैसे आपको किताबों में मजा आएगा अगर आप किताबों की दुनिया में। हम बोलते हैं ना कि आप किसी की ऑथर की किताब पढ़ते हो तो आप उसकी लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाते हो। आपकी बातों से सही लग रहा है। और मेरा टेस्ट ज़्यादा लाइफ स्किल और बायोग्राफीज और स्पेशली बिजनेस वुमेन बायोग्राफीज से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं वो पढ़ती हूँ। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, टेस्ट आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अब वुमेन्स के लिए क्या कहना चाहोगी मैम? विमेन आर वेरी पावरफुल, मल्टीटास्कर। मुझे लगता है महिलाओं को भगवान ने बहुत शक्तियाँ दी हैं और उन शक्तियों का सदुपयोग महिलाओं को करना चाहिए। अपनी शक्तियों को दबा के और सिर्फ कहीं, जैसे अगर आप सिर्फ घर भी अपना संभाल रही हैं तो उसको कितने अच्छे से इनोवेटिवली कैसे उसको एंजॉय कर सकती हैं कि आपकी फैमिली खुश हो, कैसे आप अपने बच्चों में अच्छे स्किल्स या लर्निंग्स डाल सकते हो कि वो आपको एज अ रोल मॉडल देखें। तो मुझे लगता है कि चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, महिलाओं में बहुत शक्तियां हैं। तो केवल एक ही काम कि सुबह उठना रात में सोना है नहीं करने की जगह, महिला हो या पुरुष, अभी मैं अनपोस्टेड लेटर की बात कर रही थी, तो उसी को मैं आज सुबह प्रणव जी के साथ भी डिस्कस कर रही थी कि उसमें एक चैप्टर है, उसमें यही कहा गया है कि कोई भी गिफ्ट जब आपको मिलता है ना प्रिया, तो गिफ्ट के पीछे ना किसी की भावनाएं होती हैं। सो देयर इज अ हार्ट बिहाइंड एवरी गिफ्ट। ओके, सो जब ईश्वर आपको एक नया दिन देता है, इस दुनिया में बहुत लोग हैं, और ये बात मैंने बहुत बार, मेरे स्टूडेंट सुनेंगे तो बोलेंगे कि हाँ मैम ने कहा है कि दुनिया में हर रोज सुबह हर लोग नहीं उठते, कई लोग ये अगले दिन देख भी नहीं पाते हैं। आप आए हो यानी ईश्वर ने आपको चुना है और एक गिफ्ट दिया एक और दिन का। अब इस दिन को आप कैसे बिताते हो और कैसे जीते हो, वो आपका गिफ्ट होगा। ईश्वर को रिटर्न गिफ्ट रात में जब आप सो के थैंक यू बोलोगे, थैंक यू भगवान आपने हमको दिन में ये दिखाया। तो ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये गिफ्ट, ये बहुत बड़ी बात बोल दी है। यस, सो ये गिफ्ट आप रिटर्न करते हो भगवान को। तो आई थिंक लाइफ को तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड लिव लाइफ ब्यूटिफुली एवरी डे एवरी। चाहे कोई भी वुमन कुछ भी अपनी लाइफ में कर रही हो, अच्छे से करे, विमेन भी मेन भी। यू हैव टू लिव 100%। मतलब मुझे लगता है कि ये देखो कि जब आप इस दुनिया में आए हो, तो जब जाओ किसी रीजन से आए हो, तो आपको दुनिया याद करे। और मैं बोलती भी हूँ, कई बार बोला है मैंने कि जब प्रियंका मोक्षमार्ग जाए तो लोग बोले कि यार एक डॉक्टर प्रियंका थी, तो ये इतनी तो छाप छोड़ के जाना है, अदरवाइज बना के जाओ अपनी लाइफ। अदरवाइज इस दुनिया में हम क्यों आए थे और चले गए बस। सही है मैम। तो कुछ मोटिव होना चाहिए, 100% लाइफ में मोटिव होना चाहिए और एम होना चाहिए। आपने ना जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया, तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, तो कैसे करना चाहिए उसको? क्या डिसीजन लेना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, बिजनेस स्टाइल के लिए, फैशन के लिए, ट्रेंड के लिए नहीं करना चाहिए प्रिया। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है कि हाँ हम हमारा स्टार्टअप करेंगे। मत करो। अगर सच में कोई इनोवेटिव आइडिया है तो, और आइडिया पे विश्वास है और तुम खुद उस आइडिया पे पैसे लगा सकते हो खुद के, तो ही उस बिजनेस में एंटर हो। नंबर 1, राइट। सो सबसे पहले तो खुद को एक कॉन्फिडेंस कि मैं ये करूंगा या करूंगी और मैं इसको सक्सेसफुल भी करूंगी, चाहे कुछ भी आ जाए। बिकॉज
बिजनेस मीन्स स्ट्रगल, बिजनेस मीन्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस हर डे। रोज, और नए तरीके के चैलेंजेस। आप एक चैलेंज से जूझोगे स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा अरे चलो अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया, अगली बार नहीं आएगा, तो शायद अगली बार और बड़े लेवल का चैलेंज आएगा। तो आप में ना परसीवरेंस होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आएगा, मैं झेलूंगी, सॉल्व करूंगी, आगे बढ़ूंगी, रोज ऑफिस जाऊंगी, और नो मैटर व्हाट आई विल बी देयर विद माय टीम एंड आई विल ग्रो दिस कंपनी एंड आई विल मेक अ बिग नेम। अगर ये जज्बा नहीं है तो बिजनेस मत स्टार्ट करो, जज्बे के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। जॉब में ऑप्शन होता है मैम छोड़ दो, बट बिजनेस नहीं छोड़ सकते ना, वो चैलेंज छोड़ सकते हैं, लेकिन कितनी बार बिजनेस छोड़ के नया बिजनेस चालू करोगे? इसका मुझे ये लगता है कि खुद की आंखों में फेलियर कोई कैसे हो सकता है ना, कि मैंने ये शुरू किया और मैंने इसको छोड़ दिया तो आप फेलियर हो ना। तो आपको कोई और भले ही ना पूछे, आप खुद को कैसे जवाब दोगे कि मैंने ये शुरू किया और मैं इसमें फेल हो गई? सो यू हैव टू कीप डूइंग इट, राइट? हो सकता है परिस्थितियां ऐसी आए कि आपको गैप लेना पड़ जाए कि ठीक है अभी टाइम, मनी, एफर्ट नहीं मैच हो रहा, मैं ये कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये फिर भी मेरे दिमाग में है और मैं इसको फिर से शुरू करूंगी जब मेरे पास ये सारी चीजें वापस इकट्ठी हो जाएंगी। एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, रोज उस पर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डालो, हो जाएगा। आई ऑल्सो स्टार्टेड मेनी थिंग्स जो मैं उसको परस्यू नहीं कर पाई, लेकिन अभी भी मेरे वो बैक ऑफ द माइंड में है कि मुझे इसको रीस्टार्ट करना है, क्योंकि कई बार आपको सही रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो यू अगेन रीस्टार्ट इट, डोंट लीव इट। छोड़ना नहीं है कुछ भी, छोड़ना नहीं है। अगर कुछ उठाया है सोच समझ के उठाओ कि कर पाओगे कि नहीं, अगर कर पाओगे, कैपेबिलिटी है, तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, छोड़ना नहीं है। सही है। और जैसे तुमने मुझे कितना फॉलो किया इंस्टा पे कि मैम टाइम 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 टाइम, चाहो तो तुम हार मान के छोड़ सकते कि नहीं करना, पॉडकास्ट ही नहीं करना, बट यू फॉलोड इट। सो ये जो परसीवरेंस और कंसिस्टेंसी है, यही बिजनेस में आपको सक्सेसफुल करता है। तो मैम आपने सोशल वर्क में भी इंक्लूड हो आप, तो उसके बारे में बताइए। बेसिकली जब मेरी सबसे पहली तो थॉट ये है प्रिया कि सोशल वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम होम। सो मेरा पहला जो सामाजिक कार्य जिसे भी बोल लें आप, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी टीम है। मेरे यहाँ जितने लोग काम करते हैं वो सभी लोग, उनकी फैमिली, उनके घर, उनके बच्चे, मुझे लगता है अगर मैं उनको कुछ जब ज़रूरत हो, अगर सपोर्ट कर पा रही हूँ, तो मेरा पहला सामाजिक दायित्व वहाँ पर शुरू होता है और ख़त्म होता है, राइट? अगर मैं अपने खुद के लोगों का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ तो मुझे बाहर दुनिया में जाके मदद करना इज़ रॉन्ग। फिर भी चाहे वो जब मैं फिकी में कमिटी में थी तो मैंने जो MSME डिपार्टमेंट के थ्रू महिलाओं के लिए जो भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम किया वो काम हो, चाहे अगर कोई फिकी में मेडिकल कैंप लगता है तो मैं अगर वहाँ जा पाती हूँ तो चली जाती हूँ। मुझे लगता है जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके बीच जाके डायरेक्ट अगर आप हेल्प कर रहे हो दैट इज़ इनफ। तो मैं थोड़ा बहुत करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपका एक हिडन एस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आप किसी की मदद करके और हिंडोरा पीट रहे हो तो उसको करने का कोई सेंस ही नहीं है। ओके मैम। और मैम आप क्या, जो आप पॉडकास्ट देख रहे हैं आज आपका, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है सभी को, चाहे वर्क हो गया, चाहे पर्सनल लाइफ हो गई, चाहे प्रोफेशनल हो गई, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगी? जो भी अपना, मुझे मालूम नहीं, बाकी सबको, प्रिया को तो करती है इसलिए प्रिया यहाँ बैठी है। पता नहीं, मुझे जो लोग सुन रहे हैं उनसे बस एक ही ये मैसेज है कि लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में एम होना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में अगर आए हो तो आप लकी हो, और इंसान का अगर रूप मिला है तो और लकी हो, क्योंकि आप बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, चल सकते हो, खा सकते हो। मेक राइट चॉइसेस, अपने इरादों को बहुत बुलंद बनाओ, छोटे सपने मत देखो, बड़े सपने देखो, और उन सपनों के लिए रोज़ मेहनत करो। और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, दुनिया में नाम क्रिएट करके जाओ। दैट्स माई मैसेज टू ऑल योर व्यूअर्स। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायर है, और जो भी हमारा शो देखेगा उसको सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। Thank you so much. Thank you, Priya, for making me part of your first episode. All the best for coming episodes. Thank you, ma'am.